हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी के लिए जो सुपर टेट का बैच शुरू किया गया है, जिसमें आप लोगों की निरंतर कक्षाएं चल रही हैं। आज हम उसमें साइंस में जो आपका टॉपिक चल रहा है फोर्स, उसमें आगे पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनमें आपको फोर्स का संपर्क बल और असंपर्क बल के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो उसमें अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला आता है अभिकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो न्यूटन के एक द्वितीय नियम के अनुसार जो त्वरण होता है वो सदैव किसी बल का ही परिणाम होता है, तथा इस बल की दिशा वही होती है जो त्वरण की होती है। आप लोगों के लिए मैंने जब न्यूटन्स लॉ पढ़ाए थे तो उसमें भी आपको बताया था, जो आपका एक्सीलरेशन होता है वो सदैव क्या होता है, जो आपका फोर्स जो भी अप्लाई हो रहा है उसके परिणाम के बराबर होता है। ठीक है, और जो एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो भी फोर्स की डायरेक्शन के ही, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये तो न्यूटन्स के लॉ के अनुसार होता है। ठीक है, और अब अभिकेंद्रीय बल की बात की जाए तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो हमेशा वृत्तीय पथ पर लगता है। वृत्तीय पथ हो या फिर अर्धवृत्तीय पथ हो, ठीक है, इन पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है वृत्तीय पथ पर गति करते कण पर एक अभिकेंद्रीय त्वरण कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण पर बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। ठीक है, कोई भी यदि कण है वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, जैसे ये वृत्त है, ठीक है, इस पर कोई कण इस तरह से गति कर रहा है इधर को, तो जो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, हर तरफ से जो फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसे सेंट्रीपिटल की फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, अब वृत्तीय पथ पर गतिमान जो कण है उसका त्वरण क्या होता है, तो उसके त्वरण का फार्मूला होता है ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, जहाँ पर आपका जो ए है वो एक्सीलरेशन है, बी जो है वो आपका वेग है, और जो आर है वो क्या है, रेडियस है। ठीक है, सर्कल की, यानी जो पथ है आपका वृत्तीय पथ उसकी रेडियस होती है आर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, जहाँ एम आपका क्या होता है, द्रव्यमान, और ये आपका त्वरण होता है। तो उसमें एक ए का मान इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपको मिल जाएगा एफ बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके द्वारा अभिकेंद्रीय बल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, देखिए अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है कि जब कोई कार सड़क के मोड़ पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल टायरों तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। कोई भी गाड़ी है, अगर जैसे ये सड़क है, ये सीधी सड़क है और यहाँ पर एक इसका मोड़ है इस तरह से, ठीक है, तो जब यहाँ पर कोई भी गाड़ी जाएगी तो जब वो इधर को मुड़ेगी तो उसके लिए एक अभिकेंद्रीय एक बल की आवश्यकता होगी जो उसे घर्षण बल के द्वारा प्राप्त होगा, और यही बल आपका क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय बल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पथ जो है वो वृत्ताकार रूप ले रहा है। ठीक है, इसलिए देखिए अगला उदाहरण है कि ग्रहों को सूर्य के परिक्रमण के लिए एवं उपग्रहों को ग्रह के परिक्रमण के लिए आवश्यक बल जो होता है वो अभिकेंद्रीय बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, ग्रह और उपग्रह जो होते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं सूर्य के, तो उसमें वहाँ पर भी पथ क्या है आपका, वृत्तीय पथ है, तो वहाँ पर भी जो बल होगा वो अभिकेंद्रीय बल होगा, और जो वो अभिकेंद्रीय बल जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर प्रति कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल चाहिए होता है वो उसे विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए अगला होता है हमारा अपकेंद्रीय बल। जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो क्या होता है, केंद्र की ओर होता है। वहीं जो अपकेंद्रीय बल होता है वो क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस की तरफ के लिए होता है, केंद्र से। ठीक है, ये होता है आपका अपकेंद्रीय बल, केंद्र से बाहर की ओर, और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, सरकमफ्रेंस से सेंटर की तरफ। ठीक है, वो अपकेंद्रीय बल होता है आपका। अपकेंद्रीय बल जो है वो आपका अभिकेंद्रीय बल की विपरीत होता है। ठीक है, विपरीत दिशा में होता है, केंद्र से बाहर की ओर लगता है, देखिए यहाँ लिखा है। ठीक है, इसी प्रतिक्रिया बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का
क्षय बल या फिर जड़त्वीय बल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। अब केंद्रीय बल के उदाहरण देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थित हो, जैसे कि चक्रीय झूला झूला जो आपका मैरी गो राउंड झूला होता है, तो बाहर की ओर एक बल कार्य करता है। ठीक है, जो झूला होता है जिसमें गोल गोल इस तरह से घुमाया जाता है, तो उसमें एक बाहर की तरफ बल कार्य करता है। ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन यदि वांछित चाल के सापेक्ष तेज गति से चल रहा है, तो वह मोड़ पर बाहर की ओर पलट सकता है। ठीक है, जैसे मोड़ पर अगर मुड़ना है और यदि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नहीं मिला, तो क्या होगा, वाहन जो है वो पलट जाएगा, बाहर की तरफ पलटेगा। अगर वो इधर को मुड़ रहा है, तो अगर इधर को मुड़ना है उसे, तो अगर वो पलटेगा तो इस तरफ को पलटेगा। ठीक है, बाहर की तरफ को पलटेगा अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, और देखिए, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन और वॉशिंग मशीन, ये बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ये कार्य करती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती हैं, वो आपकी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती हैं। ठीक है, देखिए अगला है घर्षण बल। घर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, दो संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, कोई भी क्षैतिज तल पर रखी वस्तु है, यदि वह बल लगाकर उसे गति दे दी जाए, तो थोड़े समय के बाद वस्तु विरामावस्था में आ जाती है, क्योंकि जो घर्षण बल होता है वो क्या करता है, गति का विरोध करता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जाना कि गति का विरोध करने वाला जो बल है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, घर्षण बल है। ठीक है, यह तब तक कार्य करता है जब तक कि वस्तु गति से विरामावस्था में नहीं आ जाए। ठीक है, और संतुलन को जब तक प्राप्त न कर ले, तब तक घर्षण बल कार्य करता रहता है। ठीक है, घर्षण बल की जो दिशा होती है वो सदैव क्या होती है, गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, और ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है स्थैतिक, दूसरा होता है गतिक। ठीक है, देखिए स्थैतिक घर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी वस्तु, ठीक है, और उस सतह के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल यानी कि स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। यदि कोई वस्तु स्थित रखी है, ठीक है, स्थिर अवस्था में रखी है, जैसे किसी मेज पर कोई बुक रखी है, ठीक है, तो वो जो बुक जो है मेज पर किस बल के कारण रुकी हुई है, तो वह है आपका स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, और यह बल तब तक कार्य करता रहेगा जब तक जो वस्तु है वह गति के लिए प्राप्त नहीं कर लेगी। ठीक है, तब तक वह स्थैतिक घर्षण बल के कारण ही उस पर स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता रहेगा। ठीक है, अगला होता है देखिए सीमांत घर्षण बल। किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाने के लिए जैसे जैसे आरोपित बल का मान बढ़ाते हैं, तो स्थैतिक घर्षण बल का मान कम होता जाता है, वो स्थैतिक घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है, परंतु एक निश्चित सीमा के बाद स्थैतिक घर्षण बल का मान और नहीं बढ़ सकता। ठीक है, इस समय वस्तु गति करने वाली होती है, तो स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे किसी मेज पे कोई पुस्तक रखी है, ठीक है, तो ये इस समय ये क्या है, स्थैतिक घर्षण बल में है। ठीक है, और जैसे ही इसको यहाँ से यहाँ पर अगर लाना है इसको, ठीक है, यहाँ से यहाँ लाई जाएगी, तो जैसे ही इस पर बल लगाया जाएगा, तो जैसे ही ये गति की अवस्था में आने वाली ही होगी, तो उस समय जो स्थैतिक घर्षण बल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सीमांत घर्षण बल कहलाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग कि स्थैतिक घर्षण बल और सीमांत घर्षण बल में क्या अंतर होता है। ठीक है, जब कोई भी वस्तु गति प्रारंभ करने ही वाली होती है, तो उस पर उस समय जो बल कार्य करता है वो सीमांत घर्षण बल, और जब स्थिर अवस्था में रखी है तो वहाँ स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, और गतिक घर्षण बल क्या होता है, गतिमान वस्तु और संपर्क तल के बीच जो घर्षण बल लगता है वो होता है गतिक घर्षण बल। ठीक है, और गतिक घर्षण बल का मान जो है वो सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है सदैव। ठीक है, यदि किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में लाने पर बल का मान F1 है, और वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक बल F2 है, तो जो F2 होगा वो सदैव क्या होगा, F1 से बड़ा होगा। ठीक है, अभी आपको बताया मैंने ऊपर कि जो गतिक घर्षण बल है वो सीमांत घर्षण बल से हमेशा कम होता है। ठीक है, एक होता है आपका कि सर्पी घर्षण बल। तो जब भी कोई वस्तु, ठीक है, फिसलती है, तो वो क्या होती है, सर्पी घर्षण बल के कारण जो कोई वस्तु अगर किसी सतह पर फिसल रही है, तो जो उस वस्तु जो है सतह पर फिसल रही है, तो वो
किसके कारण होगा? वो सर्पी घर्षण बल के कारण होगा। ठीक है, देखिए लोटने घर्षण बल, जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर लुढ़कती है तो उस सतह के बीच और वस्तु के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है वो लोटने घर्षण बल होता है। ठीक है, और लोटने घर्षण बल का मान सबसे कम होता है और जो आपका स्थैतिक घर्षण बल है उसका मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है। ठीक है, देखिए घर्षण बल के गुण होते हैं कुछ। घर्षण बल जो है वो संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है और सतह चिकनी होने पर घर्षण बल का मान कम हो जाता है। सतह जो है वो अगर खुरदरी होगी तो घर्षण बल ज़्यादा होगा। ठीक है, ठोस वस्तुओं के मध्य घर्षण बल सर्वाधिक, द्रव पर ठोस की अवस्था अपेक्षा कम और वायु में सबसे कम घर्षण बल होता है। ठीक है, स्नेहक यानी कि जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं इनके प्रयोग से जो घर्षण बल का मान है यानी फ्रैक्शनल फोर्स का जो मान है उसे कम किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ल्यूब्रिकेंट्स डालने पर सतह क्या हो जाती है? चिकनी हो जाती है और चिकनी सतह पर घर्षण बल का मान जो होता है वो कम होता है और खुरदरी सतह पर घर्षण बल का मान अधिक होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो घर्षण बल है वो सिर्फ और सिर्फ सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये नहीं कि सतह गोल है चौकोर है, इस पर निर्भर नहीं करेगा। सतह की प्रकृति कि वह चिकनी है या फिर खुरदरी है, इस पर वो निर्भर करेगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।